अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राइमा हसन और हम मौजूद हैं हीलिंग कॉर्नर्स के चौथी एपिसोड में। मेरे साथ मौजूद हैं मिस रहमा तारिक, मिस मारिया अशरफ, मिस समिया सईद, मिस हानी अब्दुल शकूर और मिस आयशा अहमद। आप सबकी आमद का शुक्रिया। आज का हमारा मौजू है ओवर सेंसिटिविटी, यानी जज्बातीपन। हम अपने आसपास ये लफ्ज़ बहुत सुनते हैं, एक दूसरे को कह भी देते हैं कि तुम तो बहुत जज्बाती हो और इस तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन आज हम देखते हैं कि असल में ये होता क्या है। इससे पहले ज़रा मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी कि कभी किसी ने कहा है कि भई तुम तो बड़ी इमोशनल हो, जज़्बाती हो, या छोड़ो क्या इतनी मलका जज़्बात बनी हुई हो? ऐसा थैंक यू राइमा। ऐसा मेरे साथ काफ़ी दफ़ा बचपन में हुआ है, बल्कि अक्सर मुझ पे तो स्टिकर ही लगा हुआ था कि हुँ, ये तो जो है ना रोती पहले है और बात बाद में करती है। बिल्कुल ना, कोई भी कुछ कह दे, कोई भी सिचुएशन हो, बिल्कुल ही इमोशनली होके उसको हैंडल करना है, आँख से आँसू, हलक में आवाज़ फँसी हुई, चाहे अपने हुँ, से छोटा ही कोई क्यों ना आ जाए। तो हुँ, छोटे हुँ, भी बोलते थे इनको क्या हो जाता है, ये रो जाती हैं। और दोस्तें, घर वाले सब के भई ये तो बड़ी इमोशनल है। तो ये वाला सिलसिला था। अब अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी बेहतरी आ गई। बेहतरी आ चुकी है इस चीज़ में, लेकिन ये सही, मैंने बचपन में बहुत फेस किया है, काफ़ी बड़े होने तक भी, लेकिन अब काफ़ी जो है ना बेहतर है। समिया चलिए की सही है। बात से तो सुन के लग रहा है कि ऐसे लग रहा है कि ये तो मैं अपनी बात ही सुन रही हूँ और फोटोकॉपी वाली फीलिंग आ रही है कि मेरी भी एक स्टेज क्या मतलब शादी तक ही मैं कहूँ। I हुँ। didn't understand that. आज मेरा ख़्याल है कि इंटरनेट के ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं हाँ, हमारी तरफ। शादी तक मेरी यही हुँ, सूरत हाल होती थी कि जो है वो बिल्कुल भी मैं रोना रोना रोना, और अम्मी मेरी अक्सर कहती होती थी पता नहीं ये लड़की क्या करेगी शादी के बाद, इसका तो रोना ही नहीं ख़त्म होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई हैं और बात करनी आ जाती है और समझ आ गया कि अच्छा भाई इनको हाँ। चीज़ों को टेक केयर किया जा सकता है। ठीक है, किया जा सकता है अगर करना चाहें या किसी को अवेयरनेस हो। जैसे कई लोग, मुझे अपनी अम्मी याद आती हैं कि अम्मी भी बड़ी बहुत जज्बाती हैं, मुझे लगता है उनसे भी बात बाद में होती है और रोना पहले आ जाता है। तो मेरा ख्याल है मैं अम्मी को इसकी रिकॉर्डिंग भेजूंगी, अम्मी जरा सुने। इसके बाद के हम जिम्मेदार नहीं है राइमा। है ना? सही है। अच्छा, पता मिस मारिया आपसे पूछना चाहूंगी कि आप कैसे डिफाइन कैसे करती हैं कि मतलब व्हाट इज ओवर सेंसिटिविटी या जज्बातीपन क्या होता है? थैंक यू राइमा। जज्बातीपन एक कैफियत ही है, जैसे बाकी कैफियत होती हैं, मुख्तलिफ जज्बात आते हैं तो मुख्तलिफ कैफियत होते हैं, तो जज्बातीपन भी एक कैफियत है, लेकिन एक इसमें बहुत से जज्बात जमा हो जाते हैं। तो हम्म, इस कैफियत को जो शख्स महसूस कर रहा होता है या जो इसका शिकार होता है, तो ऐसे अफराद के साथ फिर कुछ इस तरह के मसाइल होते हैं कि जो बातें बहुत मामूली होती हैं और हमें इतनी बड़ी नहीं लगती, ठीक है, हम उन पे शायद इस तरह का रद्द-ए-अमल ना दें, लेकिन वो आम और मामूली बातों पर भी बहुत शदीद रद्द-ए-अमल देते हैं। इसी तरह से उनके हम्म, जज़्बात होंगे, वो चाहे गुस्सा हो, खुशी हो, वो भी एक नॉर्मल लेवल पे नहीं रहते हैं, बल्कि वो भी पीक पे जाके शिद्दत के साथ जज़्बात का भी इज़हार करेंगे। तो यानी हम्म, जज़्बात को ना मैनेज नहीं कर पा रहे होते, डील नहीं कर पा रहे होते, तो वो जब जज़्बात आते हैं, तो वो बहुत पीक पे जाके फिर बाहर निकलते हैं। सही। तो आपको क्या लगता है कि ये इंसान फिर इसी तरह रहता है या कोई वक़्त के साथ आती है तब्दीली? दोनों तरह 50-50% है कि कुछ लोग अपने अंदर तब्दीली लाते हैं, जैसे रहमा और समिया ने शेयर किया, क्योंकि उन्होंने ग्रोथ की और ग्रोथ माइंडसेट के साथ हम नया कुछ सीखते हैं, अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। और जो ग्रोथ की तरफ नहीं जाते, अपनी उसी फिक्स्ड माइंडसेट के साथ रहते हैं, तो फिर उनके लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो आगे बढ़ें या इससे सही। निकल सकें। अच्छा, मिस रहमा, मारिया ने यहाँ पे ग्रोथ का ज़िक्र किया, मतलब जैसे-जैसे इंसान की ग्रोथ होती है, हम ग्रोथ को मोस्टली फ़िज़िकल मानों में ले रहे होते हैं। लेकिन आप ये बताएँ कि ये इंसान का ग्रो करना और ये इमोशंस का, इनका आपस में क्या कनेक्शन है? अच्छा ये ना ये बिल्कुल एक उसी तरह की चीज़ है कि अगर एक बच्चे की एज बढ़ रही है तो उसे साथ में इमोशनली भी बड़ा होना चाहिए। लेकिन हुँ, ये हमारे लिए बड़ी लीस्ट प्रायोरिटी वाली चीज़ होती है। जैसे 7 इयर्स तक का बच्चा है, 12 इयर्स तक का है, फिर टीनेज है, पूरा होते-होते 28 साल तक फिज़िकली दिमाग को मुकम्मल बनने में लगता है।
और मुकम्मल दिमाग अगर 28 साल तक बन रहा है, तो आप मुझे ये बताएं ये कैसे पॉसिबल है कि हमें इसके ऊपर इमोशनल पार्ट के ऊपर काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें इमोशनली भी इसके ऊपर काम करना होता है, बाकायदा सीखना होता है। हाँ, हम ये कहते हैं ये फलां बंदा तो बड़ा जज्बाती है, या मैं बड़ी जज्बाती हूँ, मुझे रोना बड़ी जल्दी आ जाता है। हम ये क्यों नहीं पूछते हैं कि मैं ऐसी क्यों हूँ, मैं क्या तब्दीली ला सकती हूँ, मैं क्या अपने अंदर कर सकती हूँ। ये सवाल मेरे अंदर बहुत बार बार आता होता था कि मैं क्यों रो देती हूँ, मैं क्यों नहीं अपनी बात कह पाती हूँ, मैं दूसरे को अपनी बात समझा क्यों नहीं पाती हूँ। तो ये वाली वो चीज़ें थी कि मुझे एक स्टेज पे आके इनके ऊपर सोचना पड़ा, काम करना पड़ा, और उसके बाद एक ग्रोथ इंसान की हो जाती है। अब कोई मुझे देखे और कोई छोटे होते की रहमा को देखे तो हाँ, उसमें बहुत फ़र्क होगा। बहुत तब वो उस तरह से अब रोना नहीं आता, अब तो शायद लोग मुझे खड़ूस भी कह दें लेकिन ये कि एक चीज़ है कि अच्छा भाई समझ के जहाँ रोना बनता है वहाँ रोएं, जहाँ हंसना बनता है वहाँ हंसें। अच्छा, ओवर जज्बातीपन में ये भी हो जाता है कि इंसान को बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो समझ भी नहीं आती। जैसे मुझे आज से साल पहले मजाक नहीं करना आता था, तो मतलब वो मेरी एक वो बनी नहीं, ग्रोथ ही नहीं हुई है उस इमोशन की। तो बेसिकली आपको हर इमोशन को सोच के समझ के उसको ग्रो करने की जरूरत होती है। मेरा ख्याल है इस पे बहुत काम करने की ज़रूरत है। ये चीज़ हमारे यहाँ नहीं होती कि हम इमोशंस के ऊपर उनको साथ लेके बैठे और देखें। बस बच्चा बड़ा हो जाता है, लेकिन बस वो इमोशंस बड़ा हो जाता है ऐसा ही वो है। सिर्फ बड़ा होता है, वो फिजिकली बड़ा होता है, वो दिमागी एतबार से बड़ा नहीं होता। बिल्कुल। अच्छा, मिस आयशा, आपकी तरफ आती हूँ कि मतलब ये तो हमें पता लग गया कि होते हैं, इंसान जज्बाती हो सकते हैं, तो क्या कैसा दिखता कैसा है जज्बातीपन? अच्छा, मतलब इसमें ना क्या साइंस? जी, 2 तरह के इसमें चीज़ें आ जाती हैं। एक तो जिसे हम कहते हैं ना कि इमोशनल साइंस होते हैं या मेंटल साइंस होते हैं, और दूसरे जो है ना बिहेवियरल साइंस होते हैं। ऑफ कोर्स जब इमोशनल साइंस होंगे तो बिहेवियर में तो वो आएंगे ही आएंगे, दिखेगा ही दिखेगा। तो इसमें जो सबसे पहली जो चीज़ आती है ना वो ये है कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग जो है ना वो इंसान के अंदर आ जाती है। कि जो कॉन्वर्सेशंस होती हैं या जो सिचुएशंस होती हैं या इंसिडेंट्स जो होते हैं वो सारे के सारे ना इंसान अपने दिमाग के अंदर ना उनको रिप्ले करता रहता है। उनको वो एनालाइज करता रहेगा, उनकी टोन को, उनके अल्फाज को, उनके एक्सप्रेशंस को जो है ना वो करता रहता है। तो एक होता है ना कि अपने मतलब जैसे जान स्टोरी नहीं क्रिएट छोड़नी करना किसी होगा, बात की, ये आप कह जान रही नहीं हैं। छोड़नी। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो दूसरी चीज वो यही बात है कि वो बिल्कुल किसी चीज की ना जान छोड़ते ही नहीं है। वो मूव ऑन ही नहीं कर पाते हैं कि जो छोटे छोटे भी कॉन्फ्लिक्ट्स जो हो जाते हैं ना, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, तो वो उससे मूव ऑन ही नहीं कर पाते हैं, वो उसी में ही अटके रहते हैं, उनका दिमाग जो है वहीं पर ही अटका रहता है। और फिर सही। तीसरी चीज जो आती है ना वो ये है कि वो चीजों को ना बहुत पर्सनली लेते हैं, हर चीज को। हो सकता है कि वो उनके बारे में बात नहीं होगी, लेकिन वो ये सोच रहे होंगे कि यार वो मुझे देख रही थी तो वो जरूर मेरे बारे में बात करेगी। वो हर चीज को, जो लोगों के मूड्स होते हैं या जो उनके कमेंट्स होते हैं, उनको फौरन से ना इंटरनलाइज कर लेते हैं, अपने बारे में ओहो बनाना आयशा, शुरू कर ये देते तो हैं। ये सुन के तो मुझे लग रहा है हाय हाय मैं भी बहुत जज्बाती कहीं ना कहीं हम भी सब जो है ना कहीं जज्बाती हो जाते हैं, क्योंकि हम हूँ। पे तो हाँ, फेजेस आते रहते हैं ना, इंसान है। तो सही जो है। चौथी चीज है वो ये कि मूड स्विंग्स का होना। तो हमारे जो इमोशंस हैं वो फ्लक्चुएट करते हैं, जो छोटे छोटे ट्रिगर्स जो जिंदगी में आते हैं ना उसकी वजह से हमारे इमोशंस है ना फ्लक्चुएट होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं उन पर्टिकुलर सिचुएशंस में। तो ये जो है ये सारे के सारे इमोशनल साइंस के अंदर आ जाते हैं। अच्छा, ये मतलब इन सारे 4-5 जो आपने चीजें बताई हैं, एक आध तो फिर होती है सब में, नहीं? जी बिल्कुल, ऐसे ही है, हम्म। एक आध तो होती है। अच्छा, अच्छा ये तो इमोशनल पहलू था। हानि, आपसे पूछना चाहूंगी कि फिर बिहेवियर कैसे होता है, वो बंदा क्या करता है फिर? अच्छा, बिहेवियरली अगर मैं देखूँ ना तो एक छोटी सी एग्जांपल से आपको डिस्क्राइब करूंगी कि कैसे आप कर सकते हो, अवेयर हो सकते हो कि आप ओवर सेंसिटिव हो। हम्म। फॉर एग्जांपल आपको कोई कॉल करता है और कॉल करके आपको कहता है कि बड़े दिन हो गए हैं, तुमने तो पूछा ही नहीं। अमूमन हमारे वहाँ की लाइन बोली जाती है, ये तुमने तो लिफ्ट ही नहीं कराई। तो हाँ। अब जो बंदा ओवर सेंसिटिव होगा ना वो गिल्ट में चला जाएगा, वो ओवर अपोलोजाइज करेगा, वो कितनी दफा वो सॉरी कहेगा। शायद अगला बंदे ने बगैर शायद वो उसने शायद आदतन ये बात की ऐਵੇਂ होगी, ही बात की होगी उसने। हाँ, लेकिन वो जो बंदा है वो उसको दिल पे ले लेगा, और बाद में फिर वो सॉरी करने के बाद भी वो इस गिल्ट में रहेगा कि पता नहीं उसने मुझे माफ किया है नहीं किया, पता नहीं वो हम्म
दिन देर अपसेट रहेगा और उसको यकीन दिलाता रहेगा मैसेजेस कर करके भी कि तुमने मुझे माफ कर दिया, तुमने मुझे मैं तुम्हारा बॉस, मतलब इस तरह के मैसेज जो उसको अश्योरेंस दिलाएं कि नहीं आप उसकी केयर करते हो। और अब अभी जिस तरह आयशा ने बात की कि हर चीज इतना पर्सनली ले लेना कि जब तक वो मतलब आपकी कहते हैं ना जान नहीं छोड़ना, उसने आपको चिमटा लेना अपने साथ ना, इस तरह की बिल्कुल। situation। अच्छा, अच्छा, इस बातों से तो ये लग रहा है लेट गो नहीं कर पाता ना। कि हाँ, ओवर सेंसिटिव का बड़ा वेला ही कोई बंदा है जो जान ही नहीं छोड़ता। अच्छा, ये जो हानी ने बात किया ना कि इधर मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी कि जो ओवर सेंसिटिव बंदा है वो आपको गिल्ट में तो नहीं डाल रहा वाली चीज। एक ये है कि हम ओवर सेंसिटिव हैं, एक ये है कि अगला बंदा ओवर सेंसिटिव है। और वहां पे मसला सबसे ज्यादा हो जाता है जहां पे दोनों ओवर सेंसिटिव होते हैं और वो एक दूसरे को बिल्कुल समझ नहीं पा रहे होते हैं, वो बिल्कुल अपने अपने जोन के अंदर रह रहे होते हैं। तो यहाँ पे मेरा ख्याल है किसी भी ताल्लुक की बुनियाद ये खूबसूरती होती है इस चीज की कि भाई ठीक है मैं तुम्हारी इस बात को समझूं, यानी कम्युनिकेट करना अपनी बात को। मुझे एक बंदा आके कह रहा है प्लीज मुझे माफ कर दें, प्लीज मुझे माफ कर दें, और मैं उसे कह रही हूँ कि किस बात पे, वो आपकी इस बात को कभी भी नहीं समझ पाएगा कि वो किस बात पे माफी मांग रहा है। आप उससे जितने मर्जी सवाल करें वो आपको जवाब कभी नहीं दे पाएगा। तो यहाँ पे आपका किरदार एज अ रिसीवर मेरा ख्याल है हमें ये कर लेना चाहिए कि ठीक है कोई बात नहीं, लेट इट गो, ताकि It's okay. दूसरे बंदे की ओवर सेंसिटिविटी थोड़ी सी कम हो जाए और वो सोचने समझने के काबिल हो जाए कि अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों किसी को बार बार एक उस सिचुएशन में डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे हम खुद भी हो सकते हैं ओवर सेंसिटिव और हम एज अ रिसीवर भी ओवर सेंसिटिव हो सकते हैं। सही। अच्छा, थैंक यू रामा, ये बड़ा अच्छा आपने पॉइंट बताया है। अच्छा हानी, मजीद कोई बिहेवियरल सिम्टम्स? इसी तरह से जिस तरह एक बात है कि अपने ऊपर लेना और रिप्ले करना, तो उसमें भी आप देखें कि अगर आप सामने से गुजर जाता है और बेशक वो जल्दी में आया और उसने आपको सलाम नहीं किया या उसने आपको इग्नोर कर दिया, तो आप ये नहीं सोचोगे ये बिजी होगा या कुछ, उसको आप अपने पे पर्सनली लेना शुरू कर दोगे। आप सोच यार इसने मुझे नहीं किया, इसकी ये वजह होगी, फलां मैंने ये कर दिया होगा, वो कर दिया, मतलब आप कांस्टेंट गिल्ट में रहोगे और आप उस चीजों को क्लैरिफाई करने के बजाय अपने अंदर वो उसको सीन को रिप्ले करते रहोगे और कहानी आप ये नहीं सोचोगे कि कोई वजह हो सकती है या इस बंदे की या इसको मुझे देखा ही नहीं होगा। आप अपनी कहानियां बना बना के उसको आप अपने फेजेस में जाते रहोगे रोने धोने के और सारा अच्छा, कुछ। इस चीज से मेरे ज़हन में आ रहा है कि इसीलिए हमें कहा गया कि थोड़ा अच्छा गुमान रख लें, मतलब इट्स ओके, हो सकता है उसने नहीं किया सलाम, वो बिजी होगा। एक तो ये चीज मतलब मुझे वो याद आ गया कि गुमान भी अच्छे रखने चाहिए दूसरों से। असल में ओवर सेंसिटिव बंदा अपने पे ज्यादा ले रहा होता है ना हाँ। तो वो अपने ही को ब्लेम कर रहा होता है कि मैंने ही कुछ कर दिया होगा जो उसने मुझे तो ignore अपने आप से भी अच्छा रख लें गुमान। सही। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, तो ये मिस मारिया आप बताएं कि मतलब कोई भी बंदा इस तरह का ओवर सेंसिटिव हो क्यों जाता है, जज्बाती बनता कैसे है? इसमें बहुत से फैक्टर्स अहम होते हैं, लेकिन दो फैक्टर्स बहुत अहम हैं जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। उनमें एक तो हमारी चाइल्डहुड है और दूसरा ये कि नेचुरली हम इस तरह से होते हैं, नेचर में हमारे होता है। तो जो चाइल्डहुड है वो बहुत डिपेंड करता है कि हमने किस तरह के इन्वायरमेंट के अंदर ना अब हमारी अपब्रिंगिंग कहाँ पे हुई है, किस तरह के इन्वायरमेंट के अंदर हुई है। उस इन्वायरमेंट में हमें जब स्ट्रेसफुल सिचुएशंस आई हैं तो किस तरह की एक तस्वीर कशी की गई हमारे सामने कि हमने कैसे देखा कि लोगों ने किस तरह उस तरह की सूरत हाल में कैसे रद्द-ए-अमल दिया। जैसे अभी सैलाब की सूरत हाल है तो क्या सब पैनिक हो रहे हैं या उसको अच्छे तरीके से मैनेज करने के मुताबिक सोच रहे हैं। तो ये एक होता है कि उस इन्वायरमेंट से सीख रहा होता है। दूसरा उसके पेरेंटल फिगर्स जो होते हैं, पेरेंट्स हो गए, वहां से भी वो बहुत सीखता है कि किस तरह से मुझे जो है ना रिस्पॉन्स करना है। इसके अलावा समटाइम कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमास भी होते हैं, उनकी वजह से भी इस तरह से ओवर सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा आ जाती है। तो ये फैक्टर बहुत अहम रोल प्ले कर रहा होता है। और दूसरा अगर हम देखें तो समटाइम हमारे नेचर में ही कुछ चीजें अल्लाह ताला की तरफ से रख दी गई होती हैं। जैसे हम अगर सहाबा में देखें तो हम देखते हैं हजरत अबू बकर के अंदर जो नरमी का फैक्टर था, उनकी कैरेक्टर ट्रेट में आता है, वो बहुत ज्यादा था। ठीक है। तो लेकिन उन्होंने उसको बहुत अच्छे से चैनलाइज किया, उसको बहुत बेहतरीन अंदाज में आगे इस्तेमाल किया।
फिर इसी तरह हजरत उमर का देखें तो उनके अंदर जैसे दीन में देख लें कि दीन के ऊपर साबित करनी सख्ती या दीन के मामले को मजबूती से पकड़ के रखना, मामलात को अच्छे से देखना, वो एक अलग लेवल का था। गुस्से में भी एक अलग अलग लेवल था, सबसे ज्यादा था। तो अब उन्होंने उसको किस तरह से चैनलाइज किया, तो वो भी एक बहुत बेहतरीन वे में हम देखते हैं कि वो आगे अपने इन सारे चीजों को चैनलाइज कर रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हमारे नेचर में हो तो फिर हम आगे उसको किस तरह से चैनलाइज करते हैं। अच्छा, मारिया, इसके ऊपर मतलब ये बात मुझे बड़ी अच्छा पॉइंट लग रहा है इस एतबार से कि देखें हमारे अंदर यानी कोई जज्बात होंगे, तो अगर मैं बिलफर्ज देखूं कि मैं बहुत ज़्यादा रोती थी या मैं बहुत ज़्यादा केयरिंग थी या मैं बहुत ज़्यादा लोगों के बारे में सोचती थी, तो मैंने उसको इस तरह से चैनलाइज किया है कि मैंने लोगों को सुनना एज अ प्रोफेशन मेरा ये बन गया कि हाँ मैं लोगों को सुन सकती हूँ, मैं उनसे रिलेट कर पाती हूँ, मैं उनको वो चीज़ दे पाती हूँ कि भाई हाँ मुझे समझना चाहिए इनको। तो जो भी आपके अंदर अगर कोई भी जज्बा है उसको आप चैनलाइज करके अपनी एक पावर भी बना सकते हैं। जी मिस मारिया कुछ ऐड करना चाहेंगी आप इसमें? हाँ बिल्कुल, जो रहमा बात कर रही हैं तो बिल्कुल ऐसा ही है कि हम उसको अपनी पावर में भी तब्दील कर सकते हैं, उससे बेहतरीन काम ले सकते हैं आगे। जैसे कि मैंने अभी 2 मिसालें दी, क्योंकि बेहतरीन शहास में से थे वो, तो हम उन दोनों को देखें तो उन्होंने बेहतरीन तरीके से अपने उन चीजों को चैनलाइज किया। तो हम भी ग्रोथ के साथ साथ जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं, तो अपनी चीजों को बेहतर से बेहतरीन की तरफ लेके जाते हैं। सही। लेकिन इसके लिए मेरा ख्याल है सबसे पहले हमें खुद को समझने की भी ज़रूरत है ना, हमें पता चले कि हम किन बातों पे ज़्यादा सेंसिटिव हो रहे हैं या हमारे अंदर कौन सा ऐसा ट्रेट है जिसने ओवर पावर किया हुआ है बाकी सारी चीज़ों को। तो बिल्कुल इसी ऐसे से ही है। एक हाँ जी, सवाल आयशा आपसे पूछना चाहूँगी कि हमारे बारे मतलब औरतों के बारे में कहा जाता है कि जी बड़ी जज़्बाती होती हैं। तो इसकी क्या वजह है? मतलब ये लेबल ठीक है या कोई इसको कैसे देखते दीदी हैं? आपने रायमा आपने बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है, क्योंकि हमारे बारे में ज्यादातर यही कहा जाता है कि बहुत जज्बाती हो रही है ये इस टाइम पे बहुत जज्बाती हो रही है कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, कोई भी चीज हो जाएगी तो उसमें हमें यही कहा जाता है कि ना बहुत जज्बाती हो रही है ये। तो इसमें ना बेसिकली दो फैक्टर्स इसके अंदर आ जाते हैं जो मतलब बैक्ड बाय साइंस हैं। तो एक तो ये है कि जो हमारे बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, दूसरा एक है सोशल कंडीशनिंग जो हमारी होती है, ठीक है। तो बायोलॉजिकल जब फैक्टर्स की हम बात करते हैं तो उसमें जैसे हमारे अंदर जो औरतों के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं एस्ट्रोजन और ऑक्सीटोसिन, ये जो है ना ये ज्यादा होते हैं। और ये दोनों हार्मोन्स जो है ना, ये दोनों हार्मोन्स लिंक करते हैं इमोशनल बॉन्डिंग के साथ, आपकी एम्पैथी के साथ, आपकी इमोशनल जो प्रोसेसिंग है ना उसके साथ लिंक करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज जो है आपके हार्मोन जो है ना वो कंटिन्यूअसली जो है ना हमारे वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं। क्यों होते रहते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल्स की वजह से, प्रेगनेंसी की वजह से, पोस्टपार्टम की वजह से, जिसकी वजह से हमारी जो इमोशनल इंटेंसिटी है या जो हमारी वल्नरेबिलिटी है ना वो ज्यादा हो जाती है, वो इंक्रीज कर जाती है। फिर कुछ स्टडीज जो है ना उससे हमें ये पता चलता है कि जो औरत का जो ब्रेन होता है ना वो उसके अंदर जो है ना वो स्ट्रॉन्गर कनेक्शन होते हैं उन एरियाज के साथ जो एसोसिएट करते हैं इमोशन के साथ, मेमोरी के साथ, एम्पैथी के साथ। और इससे ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि औरतें जो है ना वो कमजोर होती हैं, नहीं मतलब बाय ठीक है। डिफ़ॉल्ट अल्लाह इससे ताला ने सिर्फ ये थोड़ा-सा मतलब है कि बाय डिफॉल्ट सही, सही, सही। उसकी वजह ये है कि क्योंकि हम वायर्ड हैं कनेक्शन के लिए, क्योंकि हमें बनाया गया है, मदर्स बनाया गया है ताकि हम नर्चर कर सकें अपने आगे अपनी औलाद, इमोशनल डेप्थ के लिए, इमोशनल बॉन्डिंग के लिए। मिस बायोलॉजिकल आयशा फैक्टर्स हो गए। दूसरी चीज हमारी आ जाती है जो सोशल कंडीशनिंग है। मिस आयशा आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है थोड़ा देखती हैं कनेक्शन अपना? अच्छा, यहाँ पे ना ये मैं बात करूंगी कि जिस तरह उसने बात की कि ठीक है मदर्स को अगर अल्लाह ताला ने सॉफ्ट नहीं बनाया होगा, तो आप खुद देखें ना कैसे हम एक बिल्कुल न्यू बॉर्न को कैसे टेक केयर करेंगे। हम तो उसको हाँ, मतलब कहेंगे जान छोड़ो, पीछे हो जाओ, और बस हम अपनी बस सर से उतारेंगे। तो ये एक जज्बाती होना, औरत का जज्बाती होना एक बहुत ही
खूबसूरत चीज है, इसका मतलब है हमें ब्लेसिंग भी इसको हम इसको कह ओन सकते करना हैं चाहिए। अल्लाह की तरफ से। हाँ, हमें इसको ओन करना चाहिए, ना कि हमें इसको बुरा महसूस करना चाहिए कि जी औरतें जज्बाती होती हैं, तो ये बुरा महसूस करने वाली चीज नहीं है। ये इसका मतलब है कि ओन करें। यस, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें जज्बाती बनाया ताकि हम छोटे बच्चों की अच्छी से टेक केयर कर सकें। सही। जी अच्छा बिल्कुल। आयशा, आप कोई सोशल कंडीशनिंग की बात कर रही थी। जी, तो मैं आपको ये बताती थी कि जो दूसरा फैक्टर है वो सोशल कंडीशनिंग है। जैसे हम बहुत यंग एज से हम अपने बच्चों को ये कहना शुरू हो जाते हैं कि मतलब एक्ट नाइसली, बी जेंटल, या आप चुप रहें, या हम उनसे कहते हैं कि मतलब आपकी प्लीजिंग नेचर होनी चाहिए, ठीक है। तो वो क्या होता है कि हम उनसे ये एक्सपेक्टेशंस लगाई हुई होती हैं हमने कि वो जो जितनी भी डिस्कम्फर्ट है ना उसको वो एब्जॉर्ब कर लें, बजाय इसके कि वो अपने गुस्से को एक्सप्रेस करें या वो बाउंड्रीज सेट करें। तो उसकी वजह से क्या होता है कि उनके अंदर इंटरनलाइज स्ट्रेस जो है ना वो बढ़ जाती है, और हाइट एंड सेंसिटिविटी जो है ना उनके अंदर बढ़ना शुरू हो जाती है, ठीक है। अच्छा, तो ये जो मतलब दूसरा जो वजह हो फैक्टर है ना वो सकती ये बहुत बड़ा है। लेकिन फिर क्या ख्याल है आप लोगों का कि मतलब बच्चियों को इवन चले बच्चों मतलब हम ये कहना छोड़ दें कि भाई अच्छे तरीके से बात करो या थोड़ा नरमी से या गुस्सा ऐसे नहीं करो, इसका क्या फिर? मिस रहमा आप? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। अब हमने ये नहीं कर देना कि लड़कियों को ये कहना ही छोड़ दें कि जी वो अब अच्छे तरीके से ना पेश आए या वो बदतमीजी करने लग जाए, बल्कि इसके साथ हमें यहाँ पे ये सीखने की जरूरत है कि बतौर माँ अपने बेटों को भी ये सिखाएं कि उन्होंने औरतों हाँ, को केटर करना है। ये तो ठीक है। अपने बेटों को बताएं कि ओवर सेंसिटिविटी को डील कैसे करते हैं। उनको बताएं कि ये नाजुक मिजाज खवातीन जो अल्लाह ताला ने आपकी जिम्मेदारी बताई है, उनको कैसे आप लोगों ने लेके चलना है, ताकि एक ओवरऑल एक फैमिली स्ट्रक्चर मुआशरे में एक बेहतर होना चाहिए। तो अगर हम अपने बेटों को ये सिखा देंगे तो बेटियां औरतों पे अंदर इंटरनलाइज नहीं करके उस चीज को बैठ जाएंगी या उसको गुस्से में कन्वर्ट नहीं करेंगी, वो अपनी उसके साथ अच्छी नशो नुमा बच्चों की भी करती रहेंगी। मियाँ की भी देखभाल वो तभी करती हैं जब वो नरम मिजाज होंगी, नहीं तो सख्त मिजाज हों। और वो आपने देखा है कि आजकल खवातीन के अंदर जो हार्मोनल इम्बैलेंस आने लग गया है वो इस वजह से भी है कि वो मर्दों वाले काम ज्यादा करने लग गए हैं। उनके अंदर ये वाला जो बिल्कुल। बेसिक अल्लाह ताला ने बनाया है उसको हम खुद डिस्टर्ब कर रहे हैं, और फिर उसके बाद शिकायत मर्द ये करने लग जाते हैं कि जी ये हमारे काम नहीं कर रही या ये हमारा ख्याल नहीं रख रही। जब उन्हें आप वो वाली नाजुक मिजाजी या उसको परवान नहीं चढ़ाएंगे या उसके आप टेक केयर नहीं करेंगे तो वो तो फिर मैन वाले मोड में आ जाएंगी, तो फिर वो किस तरह से वो वाला किरदार निभाएंगी। तो हर एक को अपने किरदार में रहते हुए उसकी नरिशमेंट करने की जरूरत है, उसको मतलब ये चैनलाइज करने की जरूरत है। ओवर सेंसिटिव होना कोई बुरी चीज नहीं है, इसको थोड़ा सा मैनेज करना होता है, ये हम कह बिल्कुल। सकते हैं। अच्छा, इसी से फिर हम आगे बात करते हैं मिस लमिया। फिर आपके ख्याल में कोई इसको मैनेज कैसे किया जा सकता है? हाँ, ओवर सेंसिटिव लोग जो हैं उनका ये है कि जो जज्बात वो फील करते हैं उसको दबाने की तो बिल्कुल भी कोशिश ना करें। उसको हाँ रेगुलेट जरूर किया जा सकता है। सबसे पहले तो ये कि अगर कोई जज्बाती है तो जो जज्बाती है और जो लोग उस जज्बाती इंसान को फेस कर रहे हैं दोनों एक्सेप्ट करें कि अच्छा ये जज्बातीपन होता है और मैं जज्बाती हूँ, ठीक है। और उसके बाद ये है कि अगर कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है तो उसके साथ बैठना आना चाहिए। सिट विद दैट फीलिंग कहते हैं ना, कि अगर आपको कोई बिग इमोशन या कोई बिग फीलिंग आपको महसूस हो रही है तो आप उसके साथ बैठना सीखें, क्योंकि जज्बाती लोगों से ये होता है कि उनसे वो फीलिंग के साथ पूरा दिन गुजारा नहीं जाता, तो वो आउट ऑफ एनी इमोशन कुछ रिएक्ट कर देंगे या रोना धोना या जो भी है। तो वो पहला तो ये कि उस फीलिंग को एक्सेप्ट करें, उस फीलिंग के साथ बैठें और उसके साथ टाइम स्पेंड करें, उसको मतलब एक्नॉलेज करें कि ओके मेरे साथ ये हो रहा है, और इस तरह से वो फीलिंग रेगुलेट हो जाती है। डीप ब्रेथ्स ले सकते हैं, काफ़ी सारी टेक्निक्स हैं जिससे हम अपने जज्बात को रेगुलेट कर सकते हैं, और इस तरह से वो इतना बेहतर हो जाता है कि वो फिर आपकी डेली हैबिट्स बन जाती हैं। आपको इतना मुश्किल फील होता नहीं है किसी भी जज्बे को रेगुलेट करना। मतलब दबाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा आप अपने साथ वक्त अगर गुजारें तो आपको रियलाइज हो जाएंगी चीजें कि भाई ये मसला मतलब मैं ओवर इस मामले में हो रही हूँ या ये चीज ज्यादा बात कर रही है। जी, आप अपने टूल्स बना सकते हैं, वो टूल्स आपको हेल्प करेंगे कि आप जज्बातीपन को मैनेज कर सकें। सही। मिस हानी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? कोई टेक्निक, कोई एनीथिंग जो आप बताएं? जब भी कभी इस तरह की सिचुएशन आती है
तो उस पे तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैं एक ओवर सेंसिटिव बंदा हूँ और मेरा रिएक्शन इस सबसे पहले बड़ी चीज होती ये है कि आप अवेयर तो आपके अंदर, आप जैसा अभी रामा ने बताया कि मेरे अंदर अवेयरनेस थी कि हाँ मैं ओवर सेंसिटिव हूँ, मैं रो रही हूँ, इसका मैंने कोई हल निकालना है, तो हल तभी निकालना हो कि अच्छा मेरे साथ ये इस तरह की कोई सिचुएशन है। फिर जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आए, फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया था कि कोई कॉल करके आपको कहता है कि पूछा नहीं या कुछ इस तरह, उसमें 2 मिनट के लिए आप पॉज लें और आप पॉज जब तो उसमें ऑटोमेटिकली 50% तो कुछ फीलिंग और जो इमोशंस है वो वैसे ही डाउन हो जाते हैं पॉज लेने में, और उसके बाद फिर आप करें। सबसे पहले इंटेंशन देखना बड़ा जरूरी है कि अगला बंदा ये कह रहा है तो वो क्यों कह रहा है, वो आदतन कह रहा है या फिर आपका कोई ट्रिगर ऐसा है पुराना जो आपको उसकी सादी सी बात भी आपको बहुत ज्यादा चुभी है या आपको बहुत ज्यादा फील हुई है। तो अगर आपका ट्रिगर है तो उस सूरत में तो आप जर्नल मेंटेन करें और आप देखें कि किस किस मौके पे आपको ये बात तंग करती है, तो आपको नेचुरली अपना पैटर्न पता चल जाएगा कि अच्छा यार इसका मतलब है कि इस बंदे का फॉल्ट नहीं है, मेरा अपना फॉल्ट है कि ये बात मुझे बहुत जोर से लग रही है या बहुत जोर से कर रही है। तो अच्छा, यहाँ पे मुझे ये याद आ रहा है, अक्सर हम माओं के साथ हो जाता है ना, बच्चे कुछ कह दे तो हम फौरन कहते हैं अच्छा, जैसे सपोज मेरी बेटी ने आज दिन को ही मुझे कहा आप तो सबसे फजूल मामा है, तो मुझे इतना बुरा लगा, मैंने कहा हाँ मैं तो हुई फजूल, मैं तो अच्छी हुई नहीं, ले आओ कोई नई मामा ले आओ। बिल्कुल जुमले हम रिपीट हमारी माँ ने हमें किए होते हैं। हाँ। मतलब यानी देखें इसका मतलब है कि राइमा, अगर हम आपके ही केस को लेके ना मैं इसको ब्रेक डाउन करना चाहूंगी ताकि लोगों को ये समझ आ सके कि एक्चुअल में होता क्या है। जब भी बच्चे ये कह रहे हैं ना आप बुरी मामा है, तो बेसिकली वो आपको ये नहीं कह रहे कि आप एक एज अ मदर बुरी है, वो आप उसको ऐसे फील कर रही हैं कि मैं एज अ इंसान बुरी हूँ। और ये आपका ट्रिगर है कि जब भी कोई मुझे बुरा कहेगा मैं एकदम से हाइप क्रिएट कर लूंगी। जाहिर है ये बुनियादी नीड है ना इंसान की कि इंसान कह रहा है कि मुझे क्यों बुरा कह रहे हो, मैंने आखिर किया क्या है। और हम अपने जहन में, और फिर दूसरी चीज यानी औलाद और माँ के इस फेस के अंदर क्या चीज ऐड ऑन हो जाती है कि ये बच्चे हो के मुझे कह रहे हैं। हाँ। अपने से छोटे किसी इंसान का रुतबे में उसकी बात सुनना भी इंसान को बहुत बुरा लगता है। तो ये दो चीजें ऐड ऑन हो जाती हैं और ये हर बच्चा बोलता है अपनी माँ को कि आप बुरी माँ है। और माएँ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पे प्लीज ट्रिगर ना हुआ करें, बच्चे को पता भी नहीं है वो क्या बोल रहा है। हाँ कोई असल में वो सिचुएशन को कह रहा होता ना कि उसकी कोई बात नहीं मानी तो उसको वो बुरा लगा। वेलकम बैक। आज कुछ ज़्यादा ही मसला हो रहा है इंटरनेट का। हमने अपनी डिस्कशन को मुकम्मल किया है, अब हम देखेंगे कि कोई सवाल जवाब अगर हैं तो। अच्छा, सवाल जवाब शुरू करने से पहले एक आखिरी चीज़ मैं बता दूं कि ओवर सेंसिटिविटी को केटर करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग प्रेजेंट में रहना सीखें। और प्रेजेंट में रहने के साथ साथ एक ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो भी ओवर सेंसिटिव इंसान है वो अपने आप को असल में कमज़ोर समझ रहा होता है, वो अपने आप को कमतर समझ रहा होता है, अपने आप को कोई अहमियत नहीं देता है, वो बनता ही इस वजह से है, ये कहना चाहिए। तो इस चीज़ को केटर करना कि अपने आप को रोज़ के 5 मिनट चाहे अहमियत देना शुरू करें कि मैं अहम हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे इस दुनिया में उतारा है ना, तो मेरा एक पर्पस है इस दुनिया में। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं पर्पसलेस हूँ। तो जब मेरा पर्पस है तो मैं अपने आप को डेली बेस पे अहमियत दूंगी, चाहे वो 5 मिनट ही क्यों ना हो। तो 5 मिनट अपने आप को ये अहमियत देने से आपकी ओवर सेंसिटिविटी कम होने लग जाएगी। दूसरी चीज जो प्रेजेंट में रहने की है, उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, और उसका एक छोटा सा तरीका ये है कि आप यहाँ पे हाथ रख के एक नाक को बंद करें, दूसरे से अपना सांस अंदर खींचें और फिर उसको बंद करके जो पहला बंद किया उससे सांस अपना बाहर निकालें। इस तरह से 3 साइकिल जब आप करेंगे तो अभी आप करके देखें और मुझे बताएं कि आपके दिमाग में क्या कोई बात रहेगी।
दिमाग में एक ही बात है कि बस सो जाएं आप। मतलब आप प्रेजेंट ऐसा लग रहा है कोई बटन दब गया, कोई हाँ। बटन दब गया और आप जो है ना वो बस तो रिलैक्स हो गए। ये एक बिल्कुल बेसिक सी टेक्निक है प्रेजेंट में आने की। तो जब भी आपको लग रहा है कि बहुत बल्क आपके पास इकट्ठा हो गया, आपको नहीं कुछ भी समझ आ रहा, आप प्लीज ये कर लें, कम से कम हाल में तो आए। जब हाल में आएंगे तो वो ओवर सेंसिटिविटी का फैक्टर खुद ब खुद कम हो जाएगा और बिल्कुल आपको चीजें अलग-अलग नजर आने लग जाएंगी। वो ओवरवेलमिंग नहीं फील होगा, चीजें वो खिचड़ी मिची हुई नहीं आएगी, आपकी दाल अलग चावल अलग होंगे, आप चीजों को देख पाएंगे क्लियरली। सही, ये तो बड़ी अच्छी टिप थी। जज़ाकल्लाह रहमा फॉर शेयरिंग। आप सवाल देखें फिर हम अच्छा, जवाब सवाल में से एक ये था, किसी ने पूछा हुआ था कि क्या ओवर सेंसिटिविटी एक कमजोरी है। इसका हमने पहले ही एड्रेस कर दिया कि नहीं, ये कमजोरी नहीं है, इसको अपनी ताकत बनाएं। आप इससे अवेयर बिल्कुल। हो और फिर उसके बाद उसको ताकत बनाएं। दूसरी चीज, दूसरा सवाल ये था कि मुझे कोई बिल्कुल ही मतलब रोना नहीं आता, तो क्या ये बेहिसी है? नहीं, मैं ये इसका आंसर बेहिसी करना चाहूंगी। जी जी, हाँ जी मारिया करें। हाँ, ये बेहिसी नहीं है, बल्कि बेहिसी में बिल्कुल नहीं आता। हाँ, ये है कि एक रोना एक तरह से अच्छा भी है, बस वो नॉर्मल हद तक रहे तो, क्योंकि हमारी इमोशनल रेगुलेशन रोने से भी हो रही होती है। अगर बिल्कुल रोना नहीं आता तो हो सकता है कोई स्ट्रेस स्टोर हो बॉडी में, कोई ट्रॉमा हो स्टोर हो बॉडी के अंदर, जो अभी तक अंदर से निकल नहीं पाया, या उसको निकलने का रास्ता नहीं दिया गया, या इनको कहीं खुलने का रास्ता नहीं मिला कि वो खुल के अपनी उन चीजों को बाहर निकाल सकते। तो जब मेरे ख्याल में वो निकल जाए तो उसके बाद रोने को भी रास्ता मिल जाता है। बिल्कुल, यानी देखें, ये एक फितरी कानून है कि अल्लाह ने रोना भी बनाया है, खुशी भी बनाई है, मजाक भी बनाया है, सब कुछ बनाया है, तो ये तमाम जज्बात आने चाहिए। अक्सर ये भी होता है ना कि वो लेबल लग गया होता है कि ये बड़ा सख्त मिजाज बंदा है, ये बहुत हंसी वाला बंदा है, तो बस वो उस लेबल को केटर कर रहे होते हैं। तो कहीं वो ये वाला ट्रॉमा भी हम कैरी करके फिर रहे होते हैं कि नहीं, मुझे यही वाला लेबल लेना। तो हमें हर जज्बा आना चाहिए। लेकिन कभी ये भी हो सकता है ना कि डिफरेंट सिचुएशन में इंसान डिफरेंट, मतलब कहीं एक ऐसी सिचुएशन है कि एक बंदे को रोना आ रहा है लेकिन दूसरे को रोना नहीं आ रहा है, लेकिन वो उसको सिचुएशन को कैटर करने की, डील करने की कोशिश कर रहा है, तो वो एहसास कर रहा है। ये भी मतलब हर बंदे का तरीका मुख्तलिफ होगा। एहसास करने का मतलब ये नहीं है कि आप रोए बैठ के, रोए सिर्फ ये नहीं है, बेहिसी ये नहीं है। अगर किसी बंदे की इसी तरह से माइंडसेट बना हुआ है कि वो सॉर्ट आउट करने लग जाता है, जिस तरह मर्द और औरत में यही बुनियादी फर्क है। किसी भी मामले के ऊपर औरत पहले रोती है, मर्द फौरन से अल्लाह ताला ने उसको प्रॉब्लम सॉल्वर बनाया है, वो सॉल्व करने की तरफ चल पड़ता है। तो वो ये एक बिल्कुल बुनियादी, आप इसमें बिल्कुल मर्दों को बेहिस नहीं कर सकते। अगर वो भी रोने बैठ जाएंगे तो फिर मामलात कौन हल करेगा? ठीक है, सारे यानी कि वो इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं, तो वो उसको मामले को अंदर ही अंदर हल कर लेते हैं, तो उनको आंसू के जरिए रेगुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। राइट, उनकी रेगुलेशन ही ये है कि चीज सॉर्ट आउट हो जाए, चीजों का हल निकल आए। तो ये भी एक फिर किसी ने सवाल पूछा हुआ है कि क्या ये जनरेशनल ट्रॉमा है, ओवर सेंसिटिव होना? जी जी आयशा दें। अच्छा, इसमें ऐसा होता है कि जो बच्चे होते हैं ना, वो यूजुअली जितने भी अनहील्ड क्या कहना चाहिए, अनहील्ड जो तकालीफ होती हैं अपने पेरेंट्स की या अपने ग्रैंड पेरेंट्स की, उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं कॉन्शियसली, जो है ना, अनकॉन्शियसली उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर जो पेरेंट है वो एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहा है जहाँ पे उसको मुसलसल क्रिटिसाइज किया जाता रहा, उसको मुसलसल रिजेक्शन मिलती रही, वो मुसलसल खौफ के अंदर रहा, तो वो अनकॉन्शियसली वो पेरेंट जो है ना, वो पास डाउन कर देता है हाइपर विजिलेंस को अपने बच्चे के अंदर। ठीक है, तो जब आपका जो बच्चा है, जब वो बड़ा होगा, तो वो एक ऐसे नर्वस सिस्टम के साथ बड़ा होगा जो कि ज्यादा सेंसिटिव होगा इमोशनल ट्रिगर्स के साथ। तो एक तो हमारा ये है कि हाँ, जनरेशनल ट्रॉमा के थ्रू जो है ना वो होता ही होता है, पास डाउन जो है ना वो होता ही होता है। दूसरी चीज ये आ जाती है कि आप ये देखें कि जो जनरेशनल ट्रॉमा होता है, जब हम बात करते हैं कि बहुत सारे जो बच्चे हैं ना, वो ऐसे इमोशंस को फील करते हैं जो वो उनको नहीं समझते। ठीक है,
तो अब यहाँ तो कोई पेरेंट होना चाहिए, जो भी केयर टेकर है उसको अगर इमोशंस की समझ होगी तभी वो जो है पास डाउन, वो जो नॉलेज है इमोशंस का वो पास डाउन कर सकता है। अदरवाइज फिर दोबारा से वो जो बच्चा है ना, उन्हीं एक होता है ना, कहना चाहिए कि जो गूंज होती है पिछली माजी की तकालीफ की जो फैमिली लाइन से चली आ रही होती है, तो वो उसके अंदर पास डाउन हो जाती है। ठीक है, तो ये जो फैमिलीज होती हैं जो वॉर जोन के अंदर रही हैं, और जो एक होता है ना कि जो कॉलोनाइजेशन में रही हैं, जिनके अंदर अब्यूज का जो है ना वो हिस्ट्री हमें मिलती है, या ऑपरेशन की हमें हिस्ट्री मिलती है, तो वो इनहेरिट करती हैं इसको, स्ट्रेस रिस्पॉन्सेस को। वो ओवर सेंसिटिव होते हैं बच्चे, वो बड़े होकर लेकिन भी पॉइंट ओवर इसके सेंसिटिव होते हैं। तो जो जब भी हो उसको रिजेक्शन बेशक अपनी लाइफ में मिलेगी, मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि बेशक अगर हम इसको कहें भी कि ये होता है जनरेशनल ट्रॉमा, लेकिन पॉइंट इज कि अब हमें वी नीड टू ब्रेक दिस साइकिल ना। पॉइंट है, बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। तो वो पास डाउन जनरेशनल ट्रॉमा अगर आपके अंदर पास डाउन हो भी गया है ना, तो अब आपने क्या करना है, आपने ये सोचना है, मतलब इट डजंट मैटर कि जनरेशनल ट्रॉमा है या नहीं है। कि आपको पॉज करना है अल्लाह और ताला ने आपको बालिग कर दिया है, आपको इख्तियार दे दिया है, तो इसका मतलब है कि आपको जो है आगे बढ़ना है। एक सिंपल सी बिल्कुल बात है, हमें अपने आप को हर उस सिचुएशन से निकालना है जो हमारे लिए नुकसानदेह है। जो चीज मुझे फायदा नहीं दे रही थी, आज फायदा नहीं दे रही है, आने वाले जमाने में फायदा नहीं देगी, तो मैं उसको क्यों साथ उठा के फिर रही हूँ। ट्रू। यहाँ कोई ये सवाल आ रहा है कि हाउ टू ओवरकम एंजाइटी। हम इसका जवाब ये है कि हम अभी ओवर सेंसिटिविटी के ऊपर बात कर रहे हैं, ये पॉडकास्ट ओवर सेंसिटिविटी के ऊपर है, तो इसलिए उससे मुताल्लिका सवालों को हम केटर कर रहे हैं। अच्छा जी, इसके अलावा कोई सवाल नहीं है, मेरा ख्याल है इसको वाइंड अप करते हैं। नहीं, और भी कुछ सवाल हैं, वो अच्छा पहले हाँ, आ कितना चुके वक्त हैं लगता जी। है खुद को इमोशनली स्टेबल होने में? जितना काम करेंगे इतना इसके काम लिए वेरी गुड। आप जितना जी अपने बिल्कुल ऊपर काम करेंगे उतना आप इमोशनली जल्दी स्टेबल हो जाएंगे। जितना आप काम नहीं करेंगे, अब काम करने से मुराद ये है कि आप कितना इस बात के ऊपर बैठ के गौर करते हैं कि मेरा जो भी अमल है वो क्यों है, उसके पीछे क्या वजूहात है, मैं उसको कैसे चेंज कर सकती हूँ। इसे काम करना कहते हैं। तो ये और ये मेरा ख्याल है कि ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। आप किसी एक जगह पे रुक के कह नहीं सकते कि भाई अब सब कुछ ठीक हो गया। सिचुएशंस चेंज होती रहती है, लेकिन आप वापस उसको ठीक कर सकते हैं, उस पर आ सकते हैं। मतलब जो बहुत बिल्कुल ओवर रिस्पॉन्सेज होते हैं उनको आप मैनेज कर सकते हैं फिर। हाँ सही, ठीक हो गया बस। चलें जी, चलें। आप सबका शुक्रिया। और आई थिंक कि हमने ओवर सेंसिटिव को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है, तो लोगों को इससे काफ़ी फ़ायदा पहुंचा होगा। हम आप सबसे यही कहना चाहेंगे कि आपके कोई जहन में कोई टॉपिक्स हों तो ज़रूर बताइए, हम उन पे अपनी बात करेंगे और आपके सवालात को भी स्टेप बाय स्टेप कैटर करने की कोशिश इंशाल्लाह करेंगे। सो जज़ाकल्लाह खैर आप सबका। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली पॉडकास्ट में। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।